वेलकम टू गाइडली। जेआईबी के लिए जो आपका क्रैश कोर्स चला गया है उसका सेशन 7 में आपके लिए ले आया हूँ। कंप्लीट थ्योरी आपको इसके अंदर करवाने वाले हैं हम। तो इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स की क्रॉसिंग होती है वो देखेंगे। चेक के बारे में हम जानेंगे, सीटीएस 2010 के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप की एंडोर्समेंट्स होती हैं चेक की उनके बारे में जानेंगे, चेक की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं चेक के, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, पार्टीज कौन कौन सी होती है, फीचर्स क्या है, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे बोला जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे बोला जाता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स किसे बोला जाता है, और नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है। तो चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन होता है, ठीक है। और ये एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ट्रंकेटेड जो चेक होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी हो सकती है। ये डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो कई बार आप देखते हैं प्रोग्राम में किसी फंक्शन के अंदर, तो ये इस तरीके के जो सिंबॉलिक चेक दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी एक्चुअल में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि आपको दिखाना है कि इस तरीके का इसने ये चेक इसको दिया है इतने अमाउंट का, इसलिए आप सिंबॉलिक चेक्स देते हैं। ये स्पेसिमेन होता है चेक का, ठीक है। जो करेंसी नोट्स हैं, क्या उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। करेंसी नोट्स के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि वो किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी इस प्रोमिसरी नोट का यानी करेंसी नोट का धारक होगा उसे इतने रुपए देने का वचन देता हूं मैं, इस तरीके का आपको वादा किया गया होता है नोट के ऊपर, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग के अंदर जो मेकर साइन करके देता है कि इस पर्सन को, किसी भी सर्टेन पर्सन को या किसी भी बियरर को ये पेमेंट हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो चेक इशू किया गया है, ऑर्डर है कि बियरर है, ठीक है। तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझने से पहले जान लीजिए कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होती है। कि कोई भी 3 महीने की वैलिडिटी के अंदर कोई पेमेंट होती है, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है कि जो उसका बियरर होगा, जो होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, उसके पास गुड फेथ के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट आया हो। ऐसा नहीं कि कहीं से चुरा लिया या किसी का गुम हुआ हुआ आपको मिल गया, ठीक है, और आपने पेमेंट ली, ठीक है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज़ रिसीव्ड द पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा, ठीक है। ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई के बीच में जो कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों की। ड्रॉवर क्या होता है? जो ड्रॉवर में से चेक बुक निकाल के साइन करके देता है, द पर्सन हु इशूज द चेक। ड्रॉई, द बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन। और पेई, जिसको पैसे मिलने हैं, बेनिफिशियरी ऑफ द चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जब ट्रांसफर किया जाता है किसी पर्सन को, तो इसे बोला जाता है कि द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड, ठीक है। नेगोशिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मैंने आपको बता ही दिया। एक बियरर जो होता है चेक का, वो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास जो बियरर अगर लिखा हो, ठीक है, ऑर्डर और बियरर लिखा होता है, ठीक है, ऑर्डर और बियरर। अगर ऑर्डर काट दिया गया तो यानी बियरर उसको, जो भी इसको कैरी करेगा उस चेक को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो उसका मालिक हो गया, ठीक है। लेकिन बियरर काट के ऑर्डर पे टिक किया गया या ऑर्डर पे टिक नहीं किया गया, बियरर काटा गया, तो अब जिसके नाम पे ये इशू किया गया उसी को ही ये पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऑर्डर और बियरर में ये फ़र्क होता है। क्रॉसिंग जो होती है डिफरेंट टाइप की और एंडोर्समेंट्स हैं वो कौन कौन सी है? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। एंडोर्समेंट ब्लैंक, फुल, रिस्ट्रिक्टिव, पार्शियल, कंडीशनल, सैंड रिकोर्स, ठीक है। तो ये सैंड रिकोर्स इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि या तो 2 लाइन्स इधर हो या 2 पैरेलल इधर बीच में खींची गई हो, तो उसे बोला जाता है क्रॉसिंग। A crossing is an instrument to paying banker to pay the amount of check to a particular banker not in cash over the counter. Over the counter इसकी कैश में पेमेंट नहीं हो सकती जब क्रॉसिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है कि पेमेंट जो होती है वो सिक्योर हो जाती है आपकी, क्योंकि आप उसको ट्रेस कर सकते हैं पर्सन को जिसके पास ये पैसा जा रहा है। और इस तरीके की क्रॉसिंग की वजह से जो नंबर ऑफ रॉन्गफुल होल्डर्स हैं वो भी रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये जो चेक है वे 3 लोगों के द्वारा भी क्रॉस किया जा सकता है, ड्रॉअर, होल्डर या बैंकर के द्वारा, ठीक है। क्रॉसिंग जो है वो 3 तरीके की होती है, जनरल, स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव। तो सीधा डिटेल आप बाद में पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। इन जनरल क्रॉसिंग द चेक बियरर अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन और एडिशन ऑफ वर्ड, डॉट एंड को, ठीक है। या तो ऐसे 2 लाइन खींच दे
तो ये जनरल क्रॉसिंग होगी, या एंड को लिख दिया, ठीक है, तो इसे बोला जाता है जनरल क्रॉसिंग। इस तरीके की जो जनरल क्रॉसिंग है उसमें किसी भी बैंक में आप पैसा अपना ले सकते हैं, किसी भी बैंक के अकाउंट में अपना पैसा ले सकते हैं, तो इसे बोला जाता है जनरल क्रॉसिंग। दस इन केस होल्डर ऑफ चेक पे विल रिसीव पेमेंट ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट नॉट ओवर द काउंटर, ठीक है। और जो ये दो लाइन है इनके बीच में जो एंड CO लिखा गया है, ये बस एक प्रैक्टिस है, इससे कोई अलग प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। अब बात आती है लाइंस के बीच में अगर बैंक का नाम लिख दिया कि PNB लिख दिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया, ठीक है, कैनरा बैंक लिख दिया, SBI लिख दिया, ठीक है, कोई भी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक लिख दिया, तो इस तरीके के अगर बैंक का नाम लिख दिया तो उसी बैंक के अकाउंट में ये पैसा जाएगा, ठीक है, तो इसे बोला जाता है स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है, इन दिस केस पेइंग बैंकर विल पे द अमाउंट ओनली टू बैंकर हुज नेम अपीयर्स इन द क्रॉसिंग, ठीक है, तो उसी अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि या तो अकाउंट पे ही लिख दिया, ठीक है, या नोट नेगोशिएबल लिख दिया, तो इस तरीके की जो क्रॉसिंग होती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, वो नेगोशिएबल नहीं होती आगे, ठीक है। वो ये कहता है कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता या इसके इसी अकाउंट में ये पैसा जाएगा, तो इस तरीके के अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो उसे आप बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। जब कलेक्टिंग बैंकर प्रोसीड्स ऑफ चेक को किसी और अकाउंट में डाल देता है तो उसे गिल्टी माना जाएगा, उस बैंक को गिल्टी माना जाएगा, उस बैंकर को गिल्टी माना जाएगा। एंडोर्समेंट क्या होती है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन फुल, एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टिव और पार्शियल, कंडीशनल या सैन रिकोर्स या सैन फ्राइज। एंडोर्समेंट इसका मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ साइन कर दिए, ठीक है, और आपने एंडोर्स कर दिया उसको, ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिख रहा जो एंडोर्सर है उसके ऊपर। लेकिन एंडोर्समेंट इन फुल समझिए पहले ताकि एंडोर्समेंट इन ब्लैंक समझ में आ जाए। अब आपने क्या किया, पे टू मिस्टर पटेल, पे टू मिस्टर पटेल आपने लिख दिया, इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया कि मिस्टर पटेल को ये पैसा मिलना चाहिए। तो अगर कहीं नहीं लिखा है कुछ तो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है। अब बात आती है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट की, पे टू मिस्टर विष्णु ओनली, ओनली लगा दिया तो अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने कि इसी को ही ये पैसा मिलना चाहिए, अब मिस्टर विष्णु आगे एंडोर्स उसको नहीं कर सकते। अब बात आती है पार्शियल एंडोर्समेंट की। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होती है, व्हेन एन एंडोर्सर ट्रांसफर्स ओनली अ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द एंडोर्सी। मान लीजिए कि 10,000 रुपये का चेक है, ठीक है, और आपने 7,000 रुपये का ही एंडोर्समेंट किया कि पे 7,000 टू मिस्टर रमेश ओनली। तो इस तरीके की जो चेक हैं उनको ऑनर नहीं किया जाएगा, चेक पेमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट नहीं है, आपको पूरा का पूरा ही अमाउंट एंडोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है कंडीशनल एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट जो स्टिपुलेट कर देती है कुछ कंडीशन, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट इन कंडीशन, ठीक है। तो पे टू मिस्टर विष्णु व्हेन ही विजिट्स मुंबई, तो मिस्टर विष्णु जब विजिट करें मुंबई में तो आपको ये पेमेंट करनी है। इस तरीके की अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो तो उसे कंडीशनल एंडोर्समेंट बोला जाता है। हालांकि बैंक इसमें बाउंड नहीं है कि वो इस तरीके की जो कंडीशंस है उनकी फुलफिलमेंट की वेरिफिकेशन करे, ठीक है। ये पेमेंट कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो एंडोर्सर एंडोर्सी है उनको ध्यान में रखना है कि वो मुंबई में ही जाके इसकी पेमेंट ले। सैन रिकोर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका मतलब होता है कि अगर आपने लिख दिया पे मिस्टर विष्णु और ऑर्डर सैन रिकोर्स, तो इस तरीके के जो चेक एक्सेप्ट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए एंडोर्सी को, ठीक है, कि जो एंडोर्सर है उसने कहीं ये तो नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऐसा लिखा है तो जो एंडोर्सर्स है वो खुद को अलग कर लेता है कोई भी फ़ी या चार्ज जो फ्यूचर में लगने वाले हैं उस चेक की वजह से, ठीक है। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेंच के अंदर फ़ी या चार्ज। अब सैन फ्रेज या सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट इज वन वेयर द एंडोर्सर्स एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम एनी चार्ज फी दैट मे बी लेविड आफ्टर ही एंडोर्सेस द चेक। अब बात आती है चेक ट्रंकेशन सिस्टम की। चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 के अंदर लाया गया क्योंकि जो फिजिकल चेक की मूवमेंट थी वो कॉस्ट सेविंग नहीं होती थी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता था, जो ह्यूमन रिसोर्स था वो भी वेस्ट होता था। इसके लिए आरबीआई ने CTS लेके आया ताकि क्विकर क्लियरेंस हो सके चेक की। एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में फॉर्म जो चेक की है वो भेजी जाए और उसकी पेमेंट हो जाए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है विद इट्स वाइटल डेटा पॉइंट्स। तो ये CTS सिस्टम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, चेक ट्रंकेशन
सिस्टम। चलिए, अगर इस सीरीज़ को आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट सेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में जानेंगे, ब्राउन लेबल वाइट लेबल में जो कन्फ्यूजन होता है उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। और जो सीआईबी के लिए आपकी हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, हम सीआईबी तक करवाएंगे आपका क्लियर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेशंस, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। टॉप 50 मॉड्यूल वाइज जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर डिसलाइक करके जा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि हम उसको दूर कर सकें। थैंक यू सो मच।